नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन की क्रॉनिकल की जो मैगजीन है करंट अफेयर की, उसको मैं पुनः शुरू कर चुका हूं, जिसमें हम अक्टूबर महीने की जो मैगजीन है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर महीने की मैगजीन हम पढ़ चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर महीने की जो मैगजीन शुरू हुई है उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय प्रदेश का जो भी करंट अफेयर है उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज क्लास में हम राष्ट्रीय से आगे बढ़ने वाले हैं, कला संस्कृति बारे में और आगे देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। अगर कुछ कंटेंट चाहते हैं, मतलब कोई पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है योर पीडीएफ नाम से, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर कुछ इंस्टाग्राम पे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे प्रशांत मिश्रा 0036 पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। हम राष्ट्रीय प्रदेश पढ़ चुके हैं, अब हम राष्ट्रीय प्रदेश के आगे कला संस्कृति वाला पढ़ेंगे। कला संस्कृति का पोर्शन पढ़ लेंगे और देखेंगे कि कला संस्कृति के बाद अगर होगा, टाइम बचेगा, तो हम आर्थिक वाला भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हम क्लास रखेंगे नहीं, 10 से 12 मिनट की क्लास रहेगी, क्योंकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब पहला टॉपिक कला संस्कृति से है कि कला संस्कृति 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 15 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने नई दिल्ली में लाल किले पर 78वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और अपना लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया। तो कौन सा भाषण हुआ मोदी का? 11वां भाषण हुआ। इसकी थीम क्या थी? थीम थी विकसित भारत 2047 है, जो 2027 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का दर्शाती है। तो इसका थीम क्या है? विकसित भारत 2047। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और 24 कर्मी शामिल हुए। तो ये लोग शामिल हुए हैं कि प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर में। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो सर्वप्रथम जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, कहाँ के? दिल्ली के लाहौरी गेट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति कोष का गठन किया गया है। तो 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में राष्ट्रीय संस्कृति कोष के बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रीय संस्कृति कोष की स्थापना 1996 को चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। तो राष्ट्रीय संस्कृति कोष की स्थापना कब की गई थी? 1996 में चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करने और उसके संरक्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति कोष में किए गए दान आयकर अधिनियम के तहत लाभ के पात्र हैं। ठीक है, तो आयकर अधिनियम के तहत लाभ के पात्र हैं ये भी। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं और इसके अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 24 सदस्य शामिल होंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय संस्कृति कोष के। 17वां दिव्य कला मेला रायपुर में आयोजित। तो 17 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। तो 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। 17वें दिव्य कला मेले का इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा देश भर में दिव्यांगों, उद्यमियों, कारीगरों, उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिव्य कला शक्ति के जॉब फेयर और लोन मेले का भी आयोजन किया गया था। दिव्य कलाकारों और इनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में दिव्य कला मेला शुरू किया गया था। तो दिव्य कला मेला की शुरुआत 2022 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं।
जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स। ये क्या है? तो 11 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी के में जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स को भी संरक्षित स्मारक घोषित किया है। तो जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स एक स्थल है, उसको संरक्षित स्मारक घोषित किया है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। संस्कृति विभाग द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार रत्नागिरी के देउद में पेट्रोग्लिफ्स का एक समूह मेसोलिथिक युग का है। जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं। इसमें पृथ्वी की सतह तथा या चट्टान की सतह पर चित्र को बनाना शामिल है। अधिसूचना के अनुसार पेट्रोग्लिफ्स में गैंडा, हिरण, बंदर, गधा और पैरों के निशान दर्शाए गए हैं। कोंकण क्षेत्र में पेट्रोग्लिफ्स समूह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मेसोलिथिक मनुष्य के कार्यों को दर्शाते हैं। तो ये मेसोलिथिक मनुष्यों के कार्यों को दर्शाते हैं जो भी ये हैं। महाराष्ट्र में गोवा में जियोग्लिफ्स कोंकण के तट पर 900 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अकेले रत्नागिरी में 70 स्थलों पर 1500 से अधिक ऐसी कलाकृतियाँ हैं जिसमें से 7 यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर में शामिल है। तो पूछ सकता है पेट्रोग्लिफ्स और जियोग्लिफ्स क्या है और इसमें किसने मतलब कि इसको धरोहर में घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है, रत्नागिरी जिले में है। आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाओं तक कनेक्टिविटी विस्तार। ये क्या? 10 अगस्त 2024 को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने जालना और जलगांव को जोड़ने वाली 174 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर सहयोग की घोषणा की है। तो 174 किलोमीटर रेल लाइन की सहयोग की घोषणा की है। कहाँ से कहाँ तक? जालना से जलगांव तक। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं तक जल्द ही एक नई रेलवे परियोजना के तहत बेहतर पहुंच निर्मित की जाएगी। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सह वित्त पोषित 7,106 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 23.5 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग होगी। सबसे लंबी परिवहन सुरंग बनाई जाएगी 23.5 किलोमीटर की महाराष्ट्र में। इस परियोजना का उद्देश्य जालना और जलगांव के बीच यात्रा की दूरी को लगभग 50% कम करना है। तो जालना और जलगांव के बीच की दूरी लगभग 50% तक कम हो जाएगी। मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र और पड़ोसी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। रेल लाइन के 4 से 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है और इससे बंदरगाहों की बेहतर कनेक्टिविटी और कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलेगी। अजंता की गुफाओं जो अपने प्राचीन बौद्ध भित्ति चित्रों और चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों के लिए जानी जाती है। एलोरा से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व और औरंगाबाद से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अजंता की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद से 104 किलोमीटर पे और एलोरा की गुफाओं से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन 3 से 16 अगस्त 2024 के मध्य नई दिल्ली के जनपथ में स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के जनपथ में दिल्ली के जनपथ में स्थित हथकरघा हाट में। यह कार्यक्रम भारत के सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय हैंडलूम विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया है। उद्देश्य भारत में हैंडलूम और हस्तशिल्प की समृद्धि परंपरा जश्न मनाना और हैंडलूम बुनकरों और कारीगरों को खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना है। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। यह हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हथकरघा दिवस स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है जो 7 अगस्त 1905 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों की वकालत करना और हथकरघा बुनकरों का समर्थन देना था। भारत में हथकरघा क्षेत्र प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख लोगों को रोजगार देता है। इसे भारत के कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है। तो पूछ सकता है ना, भारत में कृषि के बाद सबसे बड़ा दूसरा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय क्या है? तो 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। यह संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक सुविधा है जिसे आगा खान संस्कृति ट्रस्ट के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया गया है। दिल्ली की प्राचीन बावलियों या सीढ़ीदार कुओं से प्रेरित होकर इस भूमिगत संग्रहालय को परिसर में स्थित स्मारकों की दृश्यता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। हुमायूं के मकबरे में लघु चित्र, पांडुलिपियां, महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प तत्व जैसे कि
मकबरे की मौलिक गुंबदानुमा आकृति भारत में मंदिरों के से प्रेरित है, जो लगभग 100% शुद्ध तांबे से बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति संपत्ति समझौता, ये क्या है? तो 26 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संस्कृति संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। संस्कृति संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। पूछ सकते, सीधे क्वेश्चन आएगा ये। समझौते का उद्देश्य भारत और यूएसए के बीच पुरावशेषों का अवैध तस्करी को रोकना है। तो जो भी तस्करी करके, जैसे पुरावशेष, जैसे किसी कोई मूर्ति हुई मूल्य, उसको बाहर तस्करी करके ले जाके अमेरिका में बेच देते हैं बहुत लोग। कुछ हाथी के दांत हुए, ये सब हुए, तो इनको रोकने के लिए किया है यह समझौता। सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध आयात और निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने और उस पर रोक लगाने के साधनों पर 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है। नामी सूची में 1.7 बिलियन वर्ष पहले लेकर 1947 तक की वस्तुएं शामिल हैं। यूएसए नामी सूची में शामिल किसी भी जब्त वस्तु को भारत वापस कर देगा। तो इस समझौते के तहत हुआ है कि अगर कोई भी वस्तु मिलती है जो यहाँ से तस्करी करके यूएसए ले गई है, तो वहाँ की सरकार यहाँ वापस कर देगी। धनगर जनजाति, ये क्या है? तो धनगर जनजाति कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है धनगर जनजाति। अगस्त 2024 में महाराष्ट्र के मूलधारा जिले के खाम गांव में खाना बदोश जनजाति धनगर ने अपनी भेड़ बकरियों के लिए एक चारागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की है। तो धनगर जनजाति ने कहाँ पे चारागाह गलियारा की मांग की? कहाँ पे? महाराष्ट्र के खाम गांव में, बुल्ढाणा जिले खाम गांव में। धनगर एक ऐसा समुदाय है जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाना जाता है। ये खानाबदोश जीवन शैली का पालन करते हैं और अपने जानवरों को चराने के लिए विशिष्ट मार्गों पर चलते हैं। वे महाराष्ट्र के विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजातियां इस सूची में शामिल हैं। धनगर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शामिल हैं। उन्हें गोल्ला और कुरबा जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। गोल्ला और कुरबा नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो संस्कृति संबंधित जो भी पार्ट था, कला और संस्कृति संबंधित अक्टूबर महीने के क्रॉनिकल मैगजीन में जो भी करंट अफेयर थे उसको मैंने अच्छे से करा दिया। ठीक है, तो आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर कुछ आप देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं, आप उसको ही जैसे आप दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं तो जो अंडरलाइन पॉइंट है उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो अंडरलाइन पॉइंट है आप उसको की पॉइंट के रूप में नोट्स बना सकते हैं और दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जो ज्वाइन करके रखेंगे। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो मैं उसका आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।